I will be fine. The next topic of our discussion is motive discovery in underlying sequences. हम लोगों ने अब तक जो पीछे देखा है वो आपके मोटिव की डिस्कवरी के लिए या मोटिव और डोमेन्स की जो डेटाबेसेस हैं जो सेव की गई हैं वो जिनमें डाटा सेव किया गया है रिलेटेड टू मोटिव्स एंड डोमेन्स और उसके अलावा प्रोटीन फैमिली डेटाबेसेस देखी हैं जो कि डिफरेंट लेवल पे या डिफरेंट बेसिस पे कंस्ट्रक्ट की गई है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका मोटिव डिस्कवरी का है कि आप मोटिव डिस्कवरी कैसे कर सकते हो इन अनअलाइंड सीक्वेंसेस। अनअलाइंड सीक्वेंसेस आर दो सीक्वेंसेस जिनको प्रीवियसली डेटाबेसेस में सेव नहीं किया गया या उनके जो है वो बाद में डिस्कवर हुए हैं या व्हाट्सएवर या उनको पहली दफ़ा अलाइन यानी कि अभी अलाइन किया ही नहीं गया। अब उसके लिए क्या किया जाता है, देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स फॉर दैट जो कि यूज़ किए जा रहे हैं टू डिस्कवर मोटिव्स। फॉर अ सेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म सीक्वेंसेस, अगर तो हमारे पास क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस होंगे तो उसके लिए तो सिंपली क्या किया जाता है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की जाती है और उसमें से जो कंजर्व मोटिव्स आ रहे होते हैं उनको फाइंड आउट कर लिया जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जहाँ पर डिस्टेंटली रिलेटेड या आपके दूर के जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो आपके रिमोट इंसेस्टर्स हैं या रिमोट ऑर्गेनिज्म जिनके साथ रिलेशनशिप है उनके दरमियान के सीक्वेंसेस को फाइंड आउट करना प्रॉब्लमेटिक होता है। अब इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, फॉर अ सेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस कॉमनली शेयर्ड मोटिव्स कैन बी डिस्कवर्ड बाय यूजिंग मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट बेस्ड मेथड। सिर्फ क्या किया जाएगा कि आपके जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सीक्वेंसेस को लिया जाएगा और उन सब सीक्वेंसेस को मल्टीपली अलाइन कर लिया जाएगा मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल यूज़ करते हुए और उसके अंदर जो भी पार्ट कंजर्व्ड आएगा दैट विल इंडिकेट दैट देयर इज अ मोटिव और डोमेन। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट है तो दैट विल बी डोमेन और अगर छोटा पार्ट है तो मोटिव कहलाएगा। ठीक है। अब अगर लेकिन ऑफन however, distantly related sequences that share common motives cannot be readily aligned. लेकिन जो distantly related organisms हैं उनके अंदर जो मोटिव है उनको अलाइन करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सब्सटीट्यूशंस। और ओवर द कोर्स ऑफ टाइम इन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री चंद पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि इवॉल्व कर जाते हैं और वो इवॉल्व इसलिए कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल अडेप्टेशंस ताकि इन्वायरमेंट में वो इजीली वो ऑर्गेनिज्म फिट हो सके। For example, the sequences for helix and helix motif in transcription factor can be subtly different enough that traditional multiple sequence alignment approaches fail to generate a satisfactory answer. अब उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि हेलिक्स एंड हेलिक्स का जो मोटिव है वो आपके कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में चूंकि हर ऑर्गेनिज्म में हेलिक्स एंड हेलिक्स होता है तो ये आपका कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में काफ़ी हद तक जो है वो चेंज हो गया है जिसकी वजह से इसको ट्रेडिशनल मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को यूज़ करते हुए फाइंड फिगर आउट करना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए भी क्या किया जाता है, देयर आर टू अप्रोचेस for detecting such subtle motives. More sophisticated algorithms such as expectation maximization and Gibbs sampling method जो है ये यूज़ किया जाता है। एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन जो है ये आपके हिडन मोटिव्स को जो है वो फाइंड आउट करते हैं और इसके अंदर जो मेथड यूज़ कर किया जाता है कि वो आपका पीएसएसएम से जो है वो डिफरेंट होता है और प्रोफाइल मेथड से भी डिफरेंट होता है। इसका मेथड क्या है, ये एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन को ईएम भी कहा जाता है। ये द एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन मेथड कैन बी यूज्ड टू फाइंड हिडन मोटिव्स यूजिंग अ मेथड दैट somewhat different from profiles and PSSMs. The method works by first making a random or guessed alignment. PSSM में तो position specific alignment बनाई जाती है, इसके अंदर guessed alignment बनाई जाती है, इनके random guess alignment बनाई जाती है to generate a trial PSSM ताकि ट्रायल पीएसएसएम जो है पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिक्स जो है ट्रायल बेस का वो जनरेट किया जा सके। द ट्रायल पीएसएसएम इज देन यूज्ड टू कंपेयर ईच with sequence individually is used to compare with each sequence individually। फिर ट्रायल पीएसएसएम को एक एक सीक्वेंस के साथ इंडिविजुअली कंपेयर किया जाता है और उसके लॉग आउट स्कोर्स जो हैं वो मॉडिफाई करके मॉडिफाई किए जाते हैं या आप कह लो कि लॉग आउट स्कोर्स जो हैं वो उनको ऐसा नोट किया जाता है ताकि जहाँ तक मैक्सिमम स्कोर आ जाए आइट्रेशन जो है वो मैक्सिमम से अलाइनमेंट तक ले जाए, वहाँ तक ये आपके लॉग आउट स्कोर्स जो है वो मॉडिफाई होते रहेंगे। तो लॉग आउट स्कोर्स ऑफ द पीएसएसएम आर मॉडिफाइड इन ईच आइट्रेशन to maximize the alignment of the matrix to each sequence. During the iteration, the sequence pattern for the conserved motive is called
is gradually recruited to PSSM. अब जहाँ जैसे ही आइट्रेशंस होती जाएंगी, सीक्वेंस पैटर्न जो जहाँ पर कंजर्व मोटिव्स के आ रहे हैं उनको ग्रेजुअली पीएसएसएम में रिक्रूट कर लिया जाता है, जिससे आपका फिर आखिर में एक जो है पोजीशन स्कोरिंग स्पेसिफिक मैट्रिक्स जो है वो बना लिया जाता है. The drawback of the EM method is that the procedure stops prematurely if the scores reach convergence. क्या इसका प्रॉब्लम क्या है कि जो स्कोर है वो अलाइनमेंट को कंप्लीट किए बगैर ही अगर इसका स्कोर जो है एक्सपेक्टेड थ्रेशोल्ड से नीचे आ जाए तो ये क्या कर जाएगा कि आपका स्टॉप कर जाएगा, प्री मेच्योरली स्टॉप कर जाएगा विदाउट रीडिंग द होल सीक्वेंस. अ प्रॉब्लम नोन एज अ लोकल ऑप्टिमम, इसको लोकल ऑप्टिमम इस प्रॉब्लम को कहा जाता है. इन एडिशन द फाइनल रिजल्ट इज सेंसिटिव टू द इनिशियल अलाइनमेंट. इसके अलावा जो फाइनल रिजल्ट आएंगे वो आपकी इनिशियल अलाइनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होंगे. अगर आपकी जो वो गेस या ट्रायल पीएसएसएम के लिए जो फर्स्ट अलाइनमेंट की गई थी अगर वो ख़राब है तो सारे के सारे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे. ये नेक्स्ट पेज पर इसकी जो है फिगर गिवन है, पहले वो देख लेते हैं. यहाँ पर आप ये देखो फिगर में शो किया गया है कि सबसे पहले जो है वो मोटिव्स हैं. मोटिव्स जो है वो आप देख सकते हो कि एक सीक्वेंस के अंदर कहीं किसी जगह पे लोकेशन है, दूसरे सीक्वेंस में उसकी लोकेशन फ़र्क है. यू कैन सी ओवर हेयर. उसके बाद सीक्वेंसेस को रैंडमली अलाइन किया जाता है जिसके अंदर ए बी सी डी सॉरी ए सी डी जी वट एवर द सीक्वेंसेज एंड 1 2 3 4 जितने सीक्वेंसेस हैं ये उनका नंबर है. ए डी सी जी जो है वो उसका मोटिव का सीक्वेंस होगा जिसके अगेंस्ट यहाँ पर मोटिव को अलाइन किया जाएगा. ये ट्रायल पीएसएसएम है. उसके बाद रिफाइन किया जाता है पीएसएसएम को. फॉर एग्जांपल ये अब आपके पास आ गया, यहाँ पे इस दरमियान में मोटिव है, तो अब क्या होगा कि ये सारों को रिफाइन करेगा. किस तरह से रिफाइन करेगा कि इसका यहाँ पे जो मोटिव है इसको मूव करके फर्स्ट वाले मोटिव के नीचे लाएगा, सेकंड वाले को बैकवर्ड मूव करके थर्ड उसके साथ लाएगा, फिर फोर्थ वाले को भी और फिफ्थ वाले को भी. ठीक है, ये इसकी रिफाइनमेंट है थ्रू आइट्रेशन. ये एक दफ़ा में नहीं होगा, ये बार बार आइट्रेट होके होगा. जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, आइट्रेशन हो जाएगी, तो यहाँ पर फाइनल पीएसएसएम जनरेट हो जाएगा. ये फाइनल पीएसएसएम मोटिव के अलाइनमेंट अलाइंड मोटिव्स को शो करने में हेल्पफुल है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि तमाम के तमाम मोटिव्स जो हैं वो एक ही जगह पर या एक दूसरे के ऊपर नीचे या अलाइंड फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं, जबकि आप स्टार्टिंग फिगर में ये अलाइंड नहीं थे. ये आपका सिंपल जो है अब उसका मोटिव सॉरी एनर्जी मैक्सिमाइजेशन का जो है ये एक्सपेक्टेशन ईएम एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन का जो ये मेथड है. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर ये आपके पास जो सीक्वेंसेस को रैंडमली अलाइन किया गया है, इसके अंदर जो ट्रायल पीएसएसएम बना, अगर इस ट्रायल पीएसएसएम में मोटिव को फाइंड फिगर आउट करने में गलती हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो आपका लास्ट मोटिव कंसिडर हो रहे हैं लास्ट में वो भी सही नहीं होंगे. अब जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज द गिब्स मोटिव सैम्पलिंग मेथड. गिब्स मेथड जो है वो अनदर वे टू फाइंड कंजर्व पैटर्न्स है फ्रॉम अनअलाइन्ड सीक्वेंसेस is to use the Gibbs sampling method. ये भी अनअलाइन्ड सीक्वेंसेस के अंदर मौजूद मोटिव्स को या कंजर्व पैटर्न्स को फाइंड आउट करता है. Similar to the EM method, Gibbs sampling algorithm makes an initial guessed alignment of all but one sequence. ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या है कि आपका ये भी पहले इसी तरह ट्रायल पीएसएसएम की तरह अलाइनमेंट जनरेट करेगा. ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि सारे सीक्वेंसेस को कंसिडर करके उनकी अलाइनमेंट जनरेट करेगा और उस अलाइनमेंट फाइनल अलाइनमेंट को एक सीक्वेंस कंसिडर करेगा. A trial PSSM is built to represent the alignment. The matrix is then aligned to the left out sequence. और उसके बाद जो मैट्रिक्स है वो अलाइन किया जाता है उस सीक्वेंस के साथ जो कि रह गया है, साइड पे रह गया. The matrix scores are subsequently adjusted to achieve the best alignment with the left out sequences. जो इसके अंदर है वो आपके मैट्रिक्स स्कोर को फिर एडजस्ट किया जाता है ताकि बेस्ट अलाइनमेंट जो है वो फाइंड आउट किया जा सके. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड मेनी टाइम्स अंटिल देयर इज नो फर्दर इम्प्रूवमेंट ऑन द मैट्रिक्स स्कोर्स. इस प्रोसेस को इतनी दफ़ा रिपीट किया जाता है कि मज़ीद कोई जो है मैट्रिक्स के स्कोर्स के अंदर या अलाइनमेंट का जो स्कोर आ रहा है उसके अंदर कोई किसी किस्म की बेहतरी नहीं आती. द एंड रिजल्ट is that after a number of iterations, the most probable patterns can be incorporated into a final PSSM. एंड रिजल्ट क्या है कि आपके काफ़ी आइट्रेशंस के बाद जो मोस्ट प्रोबेबल पैटर्न है उसको फाइनल पीएसएसएम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है. दिस प्रोसीजर इज लेस ससेप्टेबल टू प्री मेच्योर टर्मिनेशन ड्यू टू द लोकल ऑप्टिमम प्रॉब्लम.
ये चूंकि लेफ्ट आउट्स को कंसिडर कर रहा है, तो लेफ्ट आउट्स को जब कंसिडर करेगा तो उनके सीक्वेंसेस को कंप्लीट करेगा, तभी ये जो है वो आपका पीएसएसएम जनरेट कर सकेगा। अगर ये दरमियान उनके पी कंप्लीट नहीं कर सकता तो ये पीएसएसएम भी जनरेट नहीं कर पाएगा, विच इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग द डिसीजंस बेटर रिगार्डिंग टू लोकल ऑप्टिमम प्रॉब्लम। अच्छा, अब इसके बाद है जी इसका एक सॉफ्टवेयर जो है वो बताया हुआ है दोनों का, एक एक एम ई मल्टीपल ई एम फॉर मोटिव एलिसिटेशन। ये आपका जो है ये वेब बेस्ड प्रोग्राम है दैट यूजेस द ईएम एल्गोरिथम टू फाइंड मोटिव आइदर फॉर डीएनए और प्रोटीन सीक्वेंसेस। ये दोनों के लिए, प्रोटीन और डीएनए दोनों सीक्वेंसेस के लिए मोटिव्स जो हैं ये फाइंड कर सकता है ये प्रोग्राम। ठीक है, इसका ऊपर इन्होंने वो भी दिया हुआ है आपको यूआरएल के, कहाँ पर आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। इट यूजेस अ मॉडिफाइड ईएम एल्गोरिथम। ये एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम को ऐसा यूज नहीं करता, ये उसकी मॉडिफाइड फॉर्म यूज करता है टू अवॉइड द लोकल मिनिमम प्रॉब्लम। जो लोकल ऑप्टिमम प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट कर, उसको ओवरकम करने के लिए। इन कंस्ट्रक्टिंग अ प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स इट अलाउज मल्टीपल स्टार्टिंग अलाइनमेंट्स एंड डज नॉट assume that there are motives in every sequence। एक तो ये आपका क्या करता है कि प्रोबेबल मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान मल्टीपल स्टार्टिंग अलाइनमेंट्स जो है वो दे देता है। मल्टीपल स्टार्टिंग अलाइनमेंट से फ़ायदा क्या होगा कि जहाँ पर भी मोटिव मौजूद है वो उसको डिटेक्ट करना ईजी हो जाता है। दूसरा क्या है कि ये आपका ये नहीं एज्यूम करता कि जो सीक्वेंसेस आए हैं सब सीक्वेंसेस में ही मोटिव होगा। जिस सीक्वेंस में मोटिव नहीं है ये उसको जो है वो प्री मेच्योरली टर्मिनेट नहीं करेगा, उसको रीड करेगा और लीव कर देगा। द कंप्यूटेशन इज अ टू स्टेप प्रोसीजर। इसके अंदर कंप्यूटेशन जो है वो टू स्टेप प्रोसीजर है। इन द फर्स्ट स्टेप द यूजर प्रोवाइड अप्रॉक्सीमेटली 20 अनलाइन सीक्वेंसेस। पहले ही आपका जो है वो 20 अनलाइन सीक्वेंसेस को लेता है। द प्रोग्राम अप्लाइज ईएम टू जनरेट अ सीक्वेंस मोटिव विच इज एन अनगैप्ड लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक है, ये आपका सबसे पहले 20 को लेकर उसकी अलाइनमेंट करेगा, और किस तरह से करेगा, अनगैप्ड अलाइनमेंट। In the second step, segments from the query sequences with the same length as the motif are reapplied with EM procedure। फिर सेकंड स्टेप में जो आपके पास ऐसे सेगमेंट्स आए हैं क्यूरी सीक्वेंस के जो कि सेम लेंथ के हैं जिनका मोटिव था, उनको फर्दर जो है उनके ऊपर ईएम या एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन प्रोसीजर जो है वो यूज किया जाता है टू ऑप्टिमाइज द अलाइनमेंट बिटवीन द सब सीक्वेंसेस एंड द मोटिव्स, ताकि सब सीक्वेंसेस और मोटिव्स के दरमियान जो भी वो है अलाइनमेंट है उसको ऑप्टिमाइज किया जा सके। अ सेगमेंट विद द हाईएस्ट स्कोर फ्रॉम द सेकंड आइट्रेशन इज सिलेक्टेड एज द ऑप्टिमम मोटिव। और जो सेगमेंट है विद द हाईएस्ट स्कोर विद सेकंड आइट्रेशन उसको सिलेक्ट कर दिया जाता है एज ऑप्टिमम मोटिव। उसके बाद ये सेकंड है गिब्स सैम्पलर। गिब्स सैम्पलर जो है वो गिब्स सैम्पलिंग की बेस के ऊपर है। is a web-based program that uses the Gibbs sampling approach to look for short, partially conserved, gap-free segments। ये आपके गिब्स सैम्पलिंग अप्रोच को यूज करता है ताकि छोटे पार्शियली इनकम्प्लीट कंजर्व गैप्स जो हैं, गैप फ्री सेगमेंट्स जो हैं उनको फिगर आउट कर सके, फाइंड आउट कर सके। और for either DNA or protein sequences to ensure accuracy, more than 20 sequences of the exact same length should be used। अब से एक्यूरेसी के लिए 20 रेजिड्यूज जो है वो एटलीस्ट होने चाहिए, ताकि उसके अंदर जो है एरर चांसेस कम से कम हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है सीक्वेंस लोगोस। सीक्वेंस लोगोस क्या होते हैं? जब हमारे पास सीक्वेंस किसी भी चीज़ का आता है तो हम उसमें चेक करते हैं कि हमारे पास एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर जो है किसी भी रेजिड्यू की अकरेंस क्या है या उसका पैटर्न क्या है, क्या वो कंजर्व्ड है, वो सिनोनिमस सब्स्टिट्यूटेड है, नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन है, या उसके अंदर बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूशंस आ रही हैं, एक या दो के साथ सब्स्टिट्यूशन, एक आध अमाइनो एसिड के साथ सब्स्टिट्यूशन है या ज़्यादा के साथ आ रही है। इसके अगेंस्ट सीक्वेंस लोगो जनरेट किया जाता है। अब सीक्वेंस लोगो क्या है कि या इसके अंदर मल्टीपल सीक्वेंस को अलाइन किया जाएगा। जो पार्ट जो पॉइंट कंजर्व है या जो पोजीशन कंजर्व्ड है उसका जो उसकी कंजर्वेशन को शो करने के लिए जो वन लेटर कोड है वो उतना ही बड़ा लिखा जाएगा।
जितनी कंजर्वेशन कम होती जाएगी वन लेटर कोड उतना ही छोटा होता चला जाएगा। इसको इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जिसके अंदर उसको सिर्फ एक नज़र देखने से हमें कंजर्व पॉइंट्स पता लग जाएं कि कंजर्व पोजीशंस और नॉन कंजर्व पोजीशंस कौन सी हैं, दैट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस लोगो। A multiple sequence alignment or a motif is often represented by a graphic representation called a logo. In a logo, each position consists of stacked letters representing the residues appearing in a particular column of a multiple alignment. सबसे पहले क्या है कि हर पोजीशन के ऊपर स्टैग्ड लेटर्स मौजूद होंगे। स्टैग्ड लेटर्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल ए सी डी, ये सारे आपके अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। अब जितने अमाइनो एसिड्स हैं उनको एक दूसरे के ऊपर स्टैक किया जाता है। एक पोजीशन वन को पहले रीड किया जाएगा, अगर उसके ऊपर एम ही है तो एम को ऊपर नीचे स्टैक कर दिया जाएगा। सेकंड पोजीशन को रीड किया जाएगा, सेकंड पोजीशन पे फॉर एग्जांपल ए है और बी आ रहा है तो ए और बी को स्टैक किया जाएगा। अब चूंकि एम को जो है वो चूंकि सारे सीक्वेंसेस में एम ही था तो एम जो है वो कैपिटल में और काफ़ी बड़ा इंडिकेट हम एक ही सिंगल में कर देंगे ताकि मल्टीपल टाइम्स ना लिखना पड़े और हमारे लिए इजी टू रीड हो जाए। ए और बी जो है वो रिप्लेस हो रहे हैं तो जितनी दफ़ा में रिप्लेस हो रहे हैं उनकी रेशो के हिसाब से उसको आगे डील किया जाता है, ठीक है। द ओवरऑल हाइट ऑफ अ लोगो पोजीशन रिफ्लेक्ट्स हाउ कंजर्व द पोजीशन इज। जितनी कंजर्व होगी उस लोगों की पोजीशन पे उतनी ही हाइट होगी। एंड द हाइट ऑफ each letter in a position reflects the relative frequency of the residues in the alignment. ये जो आपका एक एक लेटर है ये उसकी relative frequency को उसकी जो लेटर की रिलेटिव जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको बताएगा कि वो कितना फ्रीक्वेंट है। कंजर्व्ड पोजीशंस हैव फ्यूअर रेजिड्यूज एंड बिगर सिंबल्स एज इंडिकेटेड हियर जी जी एंड दिस वन जी के। ये सारे जो हैं ये आपके कंजर्व्ड लेटर से इनमें कोई और सीक्वेंस इस पोजीशन पर नहीं देखने को आया, जिसकी वजह से क्या है कि आपके कंजर्व्ड सीक्वेंस में लेटर बिग हो गया। अब फ्यूअर रेजिड्यूज किस तरह, ये देखो आपको नजर आ रहा होगा पोजीशन नंबर 3 पर एल और वी लिखा हुआ है। आई गेस इट वुड बी मोर प्रोमिनेंट टू यू नाउ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पोजीशन नंबर 3 पर दो लेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं एल और वी। अब यहाँ पर ये साथ में उन्होंने ये सीक्वेंस दिए हुए हैं जिन पे अगेंस्ट ये लोगो जनरेट हुआ है। अब इनमें अगर हम थर्ड पोजीशन देखें तो थर्ड पोजीशन में यू कैन सी के वन सिर्फ एक दफ़ा बी एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी तमाम टाइम जो है वो यहाँ पर एल है। दैट इंडिकेट्स कि बी बहुत थोड़े दफ़ा आया है, एल ज़्यादा दफ़ा आया है। रेजिड्यूज का नंबर फ्यू है और जो रेजिड्यूज ज़्यादा अकर कर रहा है उसकी हाइट उतनी ही ज़्यादा है। Whereas less conserved positions have a more heterogeneous mixture of smaller symbols tagged together. For example, at position 2, पोजीशन 2 पर बहुत सारे जो है वो आपके हेट्रोजेनस आ रहे थे, बहुत सारे आ रहे थे और जिसकी वजह से उनकी जो है उनको छोटी छोटी स्टैक्ड सिंबल्स के साथ, स्मॉलर स्टैक्ड सिंबल के साथ जो है वो शो किया गया। In general, a sequence logo provides a clear description of a consensus sequence. Sequence logo को देखकर हमें काफ़ी हद तक जो है consensus sequence या conserved sequence का पता लग जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जी के बाद यहाँ पर डी एल जी ए जी के टी टी, ये तैयार है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम पोजीशन 2 पे सिर्फ देखें, पोजीशन 1 इज कंजर्व्ड एज वी कैन सी हियर और हम इसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि तमाम के तमाम जी ही हैं। पोजीशन 2 पर आ जाए तो डी है, पी आ रहा है, ई आ रहा है, एन है, टी है, ये सारे जो है सेकंड पोजीशन पर आ रहे हैं। अब इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की जाती है कि फॉर एग्जांपल डी इज अकरिंग 1 2 3 4 5 11 टाइम्स जो है वो डी अकर कर रहा है। उसके बाद पी है वो एक दफ़ा आया है, ई भी ई आया है 3 दफ़ा, ठीक है, यानी कि 15 रेजिड्यूज ये हो गए। आफ्टर दैट एन है, टी है, यानी कि ये टोटल जो है 17 सीक्वेंसेस ये हैं।
ये टोटल 17 सीक्वेंसेस हैं जिनमें से 10 टाइम्स डी अकर कर रहा है और बाकी जो है वो टोटल 7 टाइम्स अकर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि 2 नंबर पे डी जो है वो रिलेटिव टू अदर जो है वो कैपिटल में या बड़ा बिगर सिंबल में इंडिकेट किया गया। अब इसके लिए जो है वेब लोगो के नाम से एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम है जो कि जनरेट करता है सीक्वेंस लोगोस को। अब इसके अंदर क्या किया जाता है कि इसके अंदर फास्टर फॉर्मेट में हम सीक्वेंस अलाइनमेंट देंगे ताकि वो आपका जो प्रोग्राम है वो लोगों को कंप्यूट करके ग्राफिक फाइल में की फॉर्म में रिजल्ट जो है वो दे सके। वेब लोगो इज एन इंटरैक्टिव प्रोग्राम फॉर जनरेटिंग सीक्वेंस लोगोस. A user needs to enter the sequence alignment in FASTA format to allow the program to compute the logos. एक यूजर को क्या चाहिए कि वो सिर्फ एंटर करे सीक्वेंस अलाइनमेंट को इन FASTA फॉर्मेट ताकि जो प्रोग्राम है वो लोगो को कंप्यूट कर सके. A graphic file is returned to the user as a result.